भाई? क्या पढ़ा था कल अपन लोगों ने? क्या पढ़ा था कल अपन लोगों ने? वो प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया था पहले, है ना? क्या 2 स्टेप्स बचे थे अपने? कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस रिपोर्टिंग, ठीक है? कंप्लायंस मॉनिटरिंग में क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? ओनरशिप, ठीक है? ओनरशिप के बारे में पढ़ा था। लेवल्स वो इंपॉर्टेंट है, टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट एंड स्टाफ, ठीक है? उसके सिवाय एक और था, दैट वाज लीगल सेल, ठीक है? या लीगल डिपार्टमेंट, ठीक है? सेल डिपार्टमेंट दोनों एक ही बात होती है। सबके क्या क्या फंक्शन है प्रैक्टिकली ही पढ़ना, वैसे ही समझना, रटने की उसको जरूरत नहीं है, ठीक है? एक चीज ऑलरेडी अपन रट चुके हैं, एक अपन ने आज रटना है, ठीक? अच्छा, उसके नोट्स अपन ने अभी आए नहीं है तो अपन एकदम उस पर एंड में जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है? बाकी अपन कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद वी वेंट ऑन टू कंप्लायंस रिपोर्टिंग। कंप्लायंस रिपोर्टिंग के लिए एक प्रोसीजर पढ़ा था अपन लोगों ने। भाई अगर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रॉपर हो तभी वो रिपोर्टिंग प्रोसीजर प्रॉपरली चलता है। अभी वो प्रोसीजर क्या था? फंक्शनल हेड्स, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या? फंक्शनल हेड। ये फंक्शनल हेड अपने अपने डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, राइट? ये इन्फॉर्मेशन की एक रिपोर्ट बना के एक डिक्लेरेशन देके कि जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है दैट इज ट्रू, इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही मैं आगे रिपोर्ट बना रहा हूं। सारे कंप्लायंसेस एंड नॉन कंप्लायंसेस लेके किसको दे देगा? कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है? अब आपका इन सब चीजों में क्या काम है वो अपन को आज पढ़ना है, ठीक है? देन इसके बाद किसको फॉरवर्ड होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी नहीं बोलना है, मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी पेपर में लिख के आओगे, ठीक है? जैसे एओ और ये सब करते थे ना आरसीटी में, एमडी नहीं बोलना है। क्या है एमडी? मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करेगा? इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के अपना ऑटोग्राफ दे के उस पर आगे किसको फॉरवर्ड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओपिनियन दे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फॉरवर्ड कर देगा। दिस वाज कंप्लायंस रिपोर्टिंग, ठीक है? फिर अपन ने क्या पढ़ा? ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कल ही पढ़ा था अपन ने। चलिए, कल अपन ने पढ़ा फिर ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा? 2 चीज़ों में डिफरेंस प्लीज याद रखना। ऊपर वाला इज अवेयरनेस, दूसरा वाला इज प्लान, ठीक है? अवेयरनेस क्या बात हो रही है कि सारे एम्प्लॉयज़ को क्या चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए एंड ये अवेयरनेस देने के लिए क्या प्लान होना चाहिए, ठीक है? नाउ इतने दिन से बकवास कर रहे हैं कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या एडवांटेज है, ठीक है? सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? ओडोमॉस, ठीक है? ओडोमॉस जैसे एक सेफ्टी वॉल क्रिएट करता है वैसे ही कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम एक सेफ्टी वॉल बना देता है। अब ये सेफ्टी वॉल बन गई, किस चीज की सेफ्टी वॉल बनी? कि अब जो अनइंटेंशनल कंप्लायंसेस, नॉन कंप्लायंसेस थे वो नहीं होंगे, ठीक है? इंटेंशनल जो है वो तो वो करते ही रहेंगे, चाहे तुम सेफ्टी वॉल खड़ी कर दो चाहे कुछ कर दो, ठीक है? सो ये हो गया। अब ये वॉल खड़ी हो गई तो अब इसका क्या बेनिफिट है? कॉस्ट कम हो गई। क्यों भाई? जो कंप्लायंसेस हम नहीं करते उसकी कॉस्ट लगती, ठीक है? लिटिगेशन कॉस्ट आती, पेनल्टी जो देते उसकी कॉस्ट आती, वो ऑटोमेटिकली कम हो गई। ये कॉस्ट कम हुई। अगर हम कंप्लायंसेस कर रहे हैं तो क्या हुआ? रेपुटेशन अच्छी है। रेपुटेशन अच्छी है तो गोज विदाउट सेइंग गुडविल है मार्केट में। गुडविल है तो यू बिकम अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, ठीक है? इतना सब है तो और कुछ चाहिए ही नहीं है। क्रेडिबिलिटी आपकी कंपनी की है ही है, ठीक है? नेक्स्ट, इसके सिवाय कुछ पढ़ा था मैंने? यहीं खत्म किया था कल, यहीं खत्म किया था कल। एक टॉपिक कुछ और पढ़ा था, यस, फैक्टर्स, ठीक है? अब ये जो अपन पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं, फ्रेमवर्क का पहला स्टेप वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, लोकल रेगुलेशन एंड ब्ला 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 ब्ला, ठीक है? सो अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या है? अब ये लॉज हर कंपनी पे उसके नेचर, उसके बिजनेस, उसके स्केल ऑफ ऑपरेशंस, किस एरिया में काम कर रही, ज्यूरिसडिक्शन, इनके हिसाब से बनते हैं, ठीक है? सो अपन ने क्या समझा था कि ये फैक्टर्स कंसीडर करके अपन अपना कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। एंड आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी जब एज अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर कंपनी में जाते हो तो यही फैक्टर्स एनालाइज करके ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो भैया, ठीक है? यही फैक्टर्स एनालाइज करके अपन क्या बनाते हैं? अपना एक कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड उसको आपस में कंपेयर करते हैं। वो आपके पास ही आ रहा है, ऐसे मत देखो कि आपके पास नहीं आएगा, सबके पास आ रहा है कि कॉपी, ठीक है? आ गई क्या बात समझ में? ठीक, यहां खत्म किया था। क्या शुरू करना था आज अपन लोगों ने? सबसे पहले काम करते हैं, आपका काम देखते हैं कि इस चीज में है क्या, ठीक है? सो रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, नोट्स का एकदम लास्ट वाला टॉपिक है। आज का डिस्कशन अपना लंबा है ही नहीं, 2-3 छोटे पॉइंट्स पढ़ने हैं एंड फोकस अपन ने करना है लेसन राउंड अप पे, ठीक है? बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा? मिल गया क्या? अच्छा, ये कहाँ ऐड करना है? कंप्लायंस रिस्क रिव्यू अपडेशन दिख रहा है छोटू सा लिखा हुआ, वो छोटू से अपन को मतलब नहीं, इतना बड़ा पढ़ना था अपन को एक्चुअली, ठीक है? एंड ऑल्सो बुक्स जब आपको मिलेंगी प्लीज नोट्स थॉरली रीड करना। अभी एक बार इससे रीड कर लो, बुक मिलेगी तब वापस फ्रेश रीड करना, क्योंकि अगर हमें और चेंजेस मिलते गए तो हम ऐड करते रहेंगे।
ठीक है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए स्पेशली डीडी में, बिकॉज वो नोट्स में से घुसा घुसा के ही एक एक लाइन डाल देते हैं क्वेश्चन में एंड बोलते हैं इसका मतलब समझाओ। ठीक है, विच इज लेसन राउंड अप, तो एनीवेज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले आते हैं अपन रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। नोट्स का लास्ट वाला पॉइंट देखो, एकदम मिल गया क्या? ठीक है, दो चीज अपन को इसके लिए याद रखनी है। पहला, कंप्लायंस मैनेजर। कंप्लायंस मैनेजर मतलब, अच्छा एक चीज बहुत क्लियर थी, कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या है? कंपनी सेक्रेटरी का कंपनी में काम क्या है? यस, कंपनी सेक्रेटरी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप जिस कंपनी में एम्प्लॉयड हो, देखो सारे डिस्क्लोजर्स, सेबी की रेगुलेशंस के हिसाब से सारे डिस्क्लोजर्स, ठीक है, जितने लॉज अप्लाई हो रहे हैं, वो जितनी रेगुलेशंस हैं, जितने लोकल लॉज हैं, आपकी कंपनी सबसे कंप्लाई कर रही है। ठीक है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी अपन ही जाते हैं अंदर कंपनी में, तो अपना काम भी यही देखना होता है कि कंपनी के ऊपर जितने ऑब्लिगेशंस हैं वो सब प्रॉपरली चल रहे हैं नहीं, एंड कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर है या नहीं। अब व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बहुत लोगों के ऊपर से चला जाता, वो अपन पढ़ेंगे जब अपन सेक्रेटेरियल ऑडिट में आएंगे। ठीक है, अभी इतना समझ लो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब सेंट्रल मॉल सब लोग गए गए, अंदर जाते ही साथ चेकिंग होती है। ठीक है, लड़कियां अलग जाएंगी, लड़कियां अलग जाएंगी, फिर लड़कियां यहाँ से जाएंगी, घंटा चेकिंग होती, कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसे ऐसे टच करेंगे और बस बाहर कर देते हैं। होता है क्या कभी कुछ? हमें तो आज तक नहीं देखा किसी को चेक करते सिवाय वो बीपर के। ठीक है, देन वो बीपर्स होते हैं अंदर, राइट, लड़के चेक होते हैं, लड़कियों को चेक नहीं करा जाता, लेकिन फिर वो बीपर्स अंदर जाते हैं अपन। ठीक, अब वो बीपर्स क्यों लगे हैं कि जस्ट इन केस अपन कुछ सामान लेके एक बार ट्राई करके देखना बचता है, जेन्युइनली बचता है। हाँ, जब वो सामान लेके बाहर निकलोगे ना तो वो टोटो 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 बराबर बचता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? दिस इज ऑल इंटरनल कंट्रोल। क्यों स्टैब्लिश किया गया था ये उनका कंट्रोल मैकेनिज्म है कि आप वहां से कुछ चोरी करके नहीं भाग जाओ। ठीक है, सिमिलरली कंपनी के अंदर कोई कंट्रोल मैकेनिज्म स्टैब्लिश होते हैं कि आप हर चीज प्रॉपरली करो। ठीक है, हर चीज प्रॉपरली कराने के लिए कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, अगर हम आपसे बहुत फ्रैंक बात करने लगे और यार कैसे चल रही पढ़ाई यार, तो क्या? ठीक है, जब तक कैमरा बंद तक 11 बजे चलता है, जिस टाइम पे ये स्टार्ट होता है तब तक नहीं कर सकते। ठीक है, देयर हैव टू बी सम कंट्रोल, क्यों? ताकि वो अथॉरिटी बनी रहे एंड आप काम करते हैं। क्या बात समझ में? तो जैसे सेंट्रल एग्जाम ने समझा, वैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बाकी कंपनी भी स्टैब्लिश्ड हुआ है, कर्नाटक देखने को बताइए। ठीक,
वेरी नाइस। पहले लेक्चर लेना ही नहीं चाहिए, लेक्चर बाद में ही होना चाहिए। जितने टीम टाइम है वो पहले ही निपट जाएंगे। होता था ना, हाँ, जो पहले आता है उसको भुगतना ही पड़ता है। चलो भाई, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आ जाओ। आज चैप्टर तो अपन ने खत्म करना ही है, ठीक है। सिलेबस बहुत वास्ट है, टाइम से खत्म करेंगे सब। हाँ, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। आपका अब इस सब नौटंकी में काम क्या है, ठीक है। पहला काम तो अपन लोगों ने देख लिया, ठीक। पहला काम क्या था, वो कंप्लायंस प्लान बनाना, ठीक है। उसके प्रोसीजर्स थे प्रॉपर, वो सब याद है सबको, ठीक है ना। नेक्स्ट, कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल इज एज अ कंप्लायंस मैनेजर, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट का भी सबसे प्यारा क्वेश्चन इज कंप्लायंस मैनेजमेंट का, ठीक। वो एक लाइन उठा के, ये जो नोट्स आपको दिख रहा, यहाँ से एक लाइन उठा के डालेगा। एंड इसलिए आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये पैराग्राफ्स प्रॉपरली रीड करना, क्योंकि इस लाइन से आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कंप्लायंस मैनेजमेंट की बात हो रही या कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस मैनेजर की बात हो रही, ठीक है। सो वो अपन अभी समझते हैं। नाउ कमिंग डाउन टू कंप्लायंस मैनेजर। कंप्लायंस मैनेजर का मतलब, कंप्लायंस मैनेजर का मतलब है कंपनी सेक्रेटरी है क्या? कंपनी सेक्रेटरी जैसा काम होता है, तो बात तो अपन कंपनी सेक्रेटरी की कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कंप्लायंसेस देखना, जैसा कि हम पहले बोल रहे थे। एंड ये सब टीम टाइम हुआ, तो वहां से रिज्यूम करते हुए, कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कंप्लायंसेस का, ठीक है। जितने रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, लोकल रेगुलेशंस, जितनी भी टीम टाइम है, सब कंपनी सेक्रेटरी को पता होना जरूरी है। अब मैम हम भगवान है क्या? नहीं हो भाई, तो भी पता होना चाहिए, ठीक है। वो तो आपसे कुछ और एक्सपेक्टेशंस कर नहीं सकते, आपको पता तो होना चाहिए, ठीक। अब चाहे तुम हुक बाय हुक याद करो या बाय क्रुक, याद करना पड़ता है अपन को, ठीक है। सो इसलिए अपन को बोलते हैं कंप्लायंस मैनेजर, ठीक। अपन का काम क्या है, सेबी रेगुलेशंस में जितने डिस्क्लोजर्स हैं वो इंश्योर करना कि कंपनी सारे डिस्क्लोजर्स को प्रॉपरली फुलफिल कर रही है, नहीं। बाकी रेगुलेशंस में जितनी भी और इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, रिटर्न्स फाइल करना जरूरी है टाइमली, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, ये सब टाइम से हो रहा है या नहीं, कंपनी सेक्रेटरी को देखना जरूरी है। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है एज अ कंप्लायंस मैनेजर, कंप्लायंस कंपनी के मैनेज करना। कंप्लायंस फ्रेमवर्क को बनाने में भी सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? कंपनी सेक्रेटरी का। तो सबसे बड़ा रोल कंपनी सेक्रेटरी का है एज अ कंप्लायंस मैनेजर, ठीक है। दूसरा रोल उसका होता है एडवाइजरी, मुफ्त का ज्ञान है ना, मुफ्त का ज्ञान लेना हो तो बाहर में जाओ, ठीक। सो एडवाइजरी रोल, अब एडवाइजरी रोल क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जितने भी लोग हैं उनको एडवाइस करना कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्यों? क्योंकि ये भी लॉ का एक पार्ट है, ठीक है। हर कंपनी लॉ में भी आप देखो, कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या है, ठीक है। कंपनी के इंटरेस्ट में एक्ट करना, फ्रॉड नहीं करना, एंड ब्ला 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 ब्ला, जाके ऐसा होता कुछ नहीं है, ठीक है। सो कंपनी सेक्रेटरी का काम है उनको याद दिलाना कि भाई तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्यों? अब एक बार कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पकड़ा गया तो अकेला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं फंसता है, उसके आजू बाजू वाले 4-25 लोग और फंसते हैं, ठीक। समझ में आया? सो कंपनी सेक्रेटरी का दूसरा काम है एडवाइजरी का। एडवाइजरी मतलब एडवाइस करना, ठीक है, कि हर बंदे की कंपनी में अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल करना, ठीक है। बिकॉज आप फुलफिल नहीं करते हो दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, ठीक है। सो कंपनी सेक्रेटरी के कंपनी में दो रोल है, पहला कंप्लायंस मैनेजर, दूसरा एडवाइजरी रोल, ठीक है। कंप्लायंस मैनेजर मतलब क्या? डिस्क्लोजर्स, रेगुलेशंस, लॉज जितने हैं उनसे कंप्लाई करना जरूरी है। एंड एडवाइजरी रोल मतलब एडवाइस देना जरूरी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है। आगे बात समझ में? एक बार नोट्स पे आ जाओ। लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ना अपने, ठीक है। सबसे पहला देख लो, सबसे पहला इज कंप्लायंस मैनेजर, सबसे पहली लाइन में दिख जाएगा, दिख गया कंप्लायंस मैनेजर। दूसरा इज एडवाइजरी, दिस इज एडवाइजरी, ठीक है। बात समझ में आ गई? सो इन अ नटशेल मतलब टोटली अगर अपन देखें तो कंपनी सेक्रेटरी के दो ही काम है कंपनी में, एक तो इंश्योर करो कंप्लायंस है और दूसरा लोगों को बताओ कि कहाँ कहाँ कंप्लायंस करना है, ठीक। सो कंप्लायंस मैनेजर एंड एडवाइजरी रोल, याद रहेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कंपनी में, ठीक है, क्लियर। अब अपन थोड़ा पीछे जाते हैं, ये अपना हो गया था
चलिए, अपेरेंट, एडिकेट एंड एब्सोल्यूट कंप्लायंसेस, प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो वहां पे। इंस्टीट्यूट का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एंड कभी भी सीधा नहीं पूछते हैं। हिस्ट्री में देखो, जब उठा के पीछे पलट के देख लो पूरा, ये क्वेश्चन कभी भी सीधा नहीं पूछा गया है। ठीक है, अब पूछते क्या है, कंपनी नीड्स टू टाइमली कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कमेंट। ठीक, अब आप क्या सोचोगे कि यहाँ 3 पॉइंट लिखने, नहीं, आप सोचोगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो रही, तो आप कहाँ जाओगे अपनी बुद्धि लेके, एथिक्स। ठीक है, आप क्या समझोगे, एथिक्स भाई आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं बहुत स्मार्ट हूं, मेरा एथिक्स पढ़ा हुआ है ना। नहीं, वो आपसे ट्रिपल स्मार्ट है, उनका कोई मतलब ही नहीं है आपसे वैसा पूछने का। उनको पता है कि वो यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डालेंगे, सब जाए भाड़ में। बच्चा 30 पेज कम से कम कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिखने की हिम्मत रखता है। ठीक है, इतने अच्छे से अपन लोगों ने एथिक्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा है, लेकिन इसलिए नोट्स अपन लोगों को ध्यान से पढ़ना है। तो ये डेमो था। ठीक, 25 बार कम से कम इन लोगों ने यही लाइन डाली है एंड 25 बार बच्चों ने सिमिलर गलती करी है। क्यों? बिकॉज ऑफ एग्जाम प्रेशर। ठीक है, पेपर खोलते हैं अपन लोग, आदत ही होती है अपनी जल्दी जल्दी पढ़ने की, स्पेशली जो 2 लाइन के क्वेश्चन है उसमें अपन वर्ड ढूंढते जो अपन को पता हो। ठीक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखिए, हाँ भाई पता है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, समझ में आगे के बाद, अब जरूरी नहीं है मैम जी लाइन बोली तो यही पूछेंगे ना, वो ऊपर ये दिया है इतना बड़ा, इसमें से भी कुछ भी पूछ सकते। ठीक है, एडिट करके आ जाएगा। चल ठीक है, समझ में आ गई ये बात। ठीक, सो अब अपन बात क्या कर रहे हैं, अपेरेंट, एडिकेट एंड एब्सोल्यूट कंप्लायंसेस। कभी भी लेकिन ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि टाइप्स ऑफ कंप्लायंसेस बताओ। ठीक है, या अपेरेंट, एडिकेट या एब्सोल्यूट कंप्लायंस डिस्कस करो ना। उनकी आदत ही है कि वो एक कमेंट का क्वेश्चन देंगे एंड उसमें कमेंट आपको करना ही नहीं है, उसमें आपको ये 3 कंप्लायंसेस लिखने हैं। ठीक है, अब ये कंप्लायंस का मतलब समझो। सबसे पहले तो याद कर लो कि कौन से 3 कंप्लायंसेस है। पहला अपेरेंट, दूसरा एडिकेट एंड तीसरा एब्सोल्यूट। क्या है पहला? जोर से बोलो प्लीज। अपेरेंट, दूसरा एडिकेट, तीसरा एब्सोल्यूट। एक बार और, पहला, दूसरा, तीसरा एब्सोल्यूट। ठीक है, अब अपेरेंट कंप्लायंसेस मतलब जो लग रहा है आपको कंप्लायंस है लेकिन एक्चुअली वो कंप्लायंस नहीं है। ठीक है, मतलब कंपनी को जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ती। ठीक है, जनरल मीटिंग होल्ड करते तो माइन्यूट्स बनाने पड़ते। ठीक है, डिटेल्स लिखनी पड़ती, नोटिस देना पड़ता है ना जनरल मीटिंग का। अब मान लीजिए कंपनी ने जनरल मीटिंग करी नहीं है, फेक नोटिस बना लिए। ठीक है, एंड वो सबमिट कर दिए। ऐसे सेम माइन्यूट्स का रजिस्टर बना लिया, फेक, सबमिट कर दिया। तो अगर आप सामने से देखो कंप्लायंस है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली कंप्लायंस था क्या? नहीं। सो दिस इज अपेरेंट कंप्लायंस। अपेरेंट कंप्लायंस मतलब दिखने में आपको लग रहा है कि कंप्लायंस है बट एक्चुअली वहां पे कंप्लायंस हुआ ही नहीं है। ठीक है, याद रहेगी बात। अपेरेंट कंप्लायंस मतलब आपको लग रहा है कि कंप्लायंस हुआ है लेकिन कंप्लायंस हुआ ही नहीं है। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू नॉन कंप्लायंस। ठीक है, यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट यू आर कंप्लाइंग बट यू आर नॉट एट ऑल कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस लेड डाउन इन लॉज, एक्ट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, क्या डिस्कस किया अभी अपन लोगों ने? अपेरेंट कंप्लायंस। दूसरा क्या है? एडिकेट कंप्लायंस। अच्छा, आप लोगों ने सुना है कई बार कि कंप्लायंस लॉ और स्पिरिट दोनों से होना चाहिए। हाँ, क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है? उसकी रूह से भी होना चाहिए और उससे भी होना चाहिए। हाँ, अगर अपन लिटरली समझे तो क्या मतलब हुआ? उसकी रूह भी समझ में आनी चाहिए आपको एंड जो लिखा है वो भी समझ में आना चाहिए। हाँ, यही होता है क्या इसका मतलब? उसका मतलब होता है कि सिर्फ कंप्लाई करने के लिए नहीं करना है, आपको अंदर से लगना चाहिए कि मुझे अपने शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स के लिए ये करना है, जैसे कि नारायण मूर्ति ने किया है। ठीक है, इन्फोसिस ही छाया हुआ है इतने दिन से एंड एक्चुअली, ठीक है, नारायण मूर्ति ने अलग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लेवल सेट करे हैं इंडिया में, इससे पहले नहीं थे। इट इज बिकॉज ऑफ नारायण मूर्ति कि इतने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ये अब स्टैब्लिश हुए हैं। CSR नारायण मूर्ति की वजह से आया। ठीक है, सो उस पर भी अपन आएंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं एडिकेट कंप्लायंस। ठीक है, सो अपन से ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि लेजिस्लेचर ने जो लिखा है उससे कंप्लाई करना है, प्लस उनकी जो इंटेंशन थी वो लिखने के पीछे, वो इंटेंशन अपन को फुलफिल करना जरूरी है। अब ध्यान से समझो, कोका कोला क्राइसिस पढ़ा था अपन लोगों ने, है ना? कोका कोला क्राइसिस के बारे में ध्यान से सुना था सबने। कोका कोला क्राइसिस में हमने क्या बोला था कि वो CSR बराबर कर रहे थे, ठीक है, लेकिन पॉल्यूशन भी बराबर कर रहे थे। तो CSR करने से क्या फायदा जब तुम्हारी इंटेंशन ही नहीं है करने की। ठीक है, सो दिस इज एडिकेट कंप्लायंस। तुम कर रहे हो, ठीक है, तुम गलत कहीं से नहीं हो, लेकिन जो इंटेंशन के साथ तुम्हें करना चाहिए तुम वो नहीं कर रहे।
ठीक है। तो लेटर जो दिया है उससे तो तुम कंप्लायंस कर रहे हैं, लेकिन जो इंटेंशन थी ये लॉ बनाने की उससे आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो। समझ में आया? सो अपेरेंट कंप्लायंस क्या था कि आप सिर्फ दिखा रहे हैं कि आप कंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअली कंप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है। सो अब बच्चों का कंफ्यूजन होता है, मैम कोका कोला क्राइसिस में भी तो वही हुआ था कि वो दिखा रहे थे कंप्लाई करने का। जी नहीं, वो एक्चुअली CSR एक्सपेंडिचर कर रहे थे। ठीक है, बस इंटेंशन नहीं था। इफ एट ऑल वो दिखा रहे होते कि मैं CSR कर रहा हूं एंड नहीं करते, तो वो हो जाता ऊपर अपेरेंट। ठीक है, क्योंकि वो कर रहे थे लेकिन उनकी इंटेंशन कोई अच्छी नहीं थी, दैट इज एडिकेट। एंड लास्ट इज एब्सोल्यूट कंप्लायंस, जब आप पूरे शिद्दत के साथ, ठीक है, कंप्लाई भी करते हो प्लस उनकी इंटेंशंस की इज्जत भी रखते हो, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट कंप्लायंस। दिस इज व्हाट नारायण मूर्ति डिड। ठीक है, कौन है नारायण मूर्ति? इतनी देर से बकवास कर रहे, इन्फोसिस का फाउंडर। ठीक है, इन्फोसिस का फाउंडर इज नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति ने इंडिया में अलग लेवल के कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस का जो स्टैंडर्ड है वो सेट किया। कैसे? जो रिटर्न्स कंपनीज फाइल करती थी, ठीक है, कभी भी शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए नहीं करते थे, सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इसलिए करते थे। नारायण मूर्ति ने ये चीज इंश्योर करी कि भाई स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स अगर कंपनी में नहीं आए तो मेरी कंपनी नहीं चलेगी। सो इट्स बेटर कि आप हमेशा पहले इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो एंड बाद में अपने बारे में सोचो। ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड ही नारायण मूर्ति ने सेट किया था। तो दोज लेवल ऑफ कंप्लायंसेस आर कॉल्ड एज एब्सोल्यूट कंप्लायंसेस। समझ में आई बात? ठीक है, भावनाएं समझ में आ रही कि ऊपर ऊपर से जा रहा सबके? आ गई है भावनाएं समझ में? ठीक है, 3 कंप्लायंसेस की बात करी अपन लोगों ने। पहला अपेरेंट कंप्लायंसेस, दूसरा एडिकेट कंप्लायंसेस एंड तीसरा एब्सोल्यूट कंप्लायंसेस। ठीक है, लेवल से है। पहले वाले में कंप्लायंस है ही नहीं, दूसरे वाले में है, ठीक है, लेकिन मन से नहीं है। तीसरे वाले में पूरी शिद्दत के साथ जब आप कंप्लायंस कर रहे हो, दैट इज एब्सोल्यूट कंप्लायंस। ठीक है, अब ये प्लीज जब तक घर पहुंच नहीं जाओ तब तक दिमाग में बोलते रहना अपेरेंट, एडिकेट, एब्सोल्यूट। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज हो गए कि ऊपर वाला एब्सोल्यूट था एंड सबसे नीचे वाला अपेरेंट था। हो गए ही हो गए। ठीक है, अभी हमने बोला है, आपको याद रहेगा, 4 दिन बाद जब हम सेम चीज पूछेंगे तो लोग ऊपर और नीचे वाले में कंफ्यूज होते ही होते हैं कि ऊपर एब्सोल्यूट था एंड नीचे अपेरेंट था। ठीक है, सो प्लीज भावनाओं को समझो, ऐसे याद रखो तो वो वर्ड्स आप नहीं बोलोगे। ठीक है, अभी 1 मिनट लो सब लोग, ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक्स खोलो एंड फटाफट अपेरेंट कंप्लायंस, एडिकेट कंप्लायंस एंड एब्सोल्यूट कंप्लायंस जो आपको समझा दिमाग में रिकॉल करके फटाफट अपनी नोटबुक में जॉट डाउन करो। ठीक है, 1 मिनट है, फटाफट लिख लो एकदम तेजी से। याद करके लिखना है अपन ने, नोट से देख के नहीं लिखना है। ठीक है, जो भी समझ में आया बिंदास लिख लो। हो गया? एकदम अपनी राइटिंग स्पीड शुरू से सबने बना के रखनी है। ठीक है, पेपर छोड़ के कोई भी नहीं आएगा। हो गया क्या? समझ में आ गया? ठीक है, हो गया लिख के? डन? कहाँ पे कंफ्यूजन है मैम? हो गया? हो गया ना? समझ गया? हो गया क्या? जल्दी एकदम फटाफट, पेपर पास नहीं कर पाओगे ऐसे, सारी नॉलेज फालतू चल जाएगी। आया सबको समझ में? ठीक है, एक बार फिर से 3 टाइप के कंप्लायंसेस हैं।
एडिकेट एंड एब्सोल्यूट कंप्लायंस, ठीक है। अपेरेंट कंप्लायंस मतलब प्रिटेंड करना कि आप कंप्लायंस कर रहे हो बट यू आर नॉट कंप्लाइंग, ठीक है। एडिकेट कंप्लायंस मतलब आप कंप्लाई कर रहे हो फॉर सेक ऑफ कंप्लाइंग, ठीक है। आपको सिर्फ कंप्लाई नहीं करना होता, आपकी जो इंटेंशन है वो कंप्लाई कराने के लिए, वो इंटेंशन भी आपको पूरी करनी है। एब्सोल्यूट कंप्लायंस मतलब आप पूरे भावनाओं के साथ उसको कंप्लाई कर रहे हो। एग्जाम्पल नारायण मूर्ति, ठीक है। समझ में आ गया सबको? बढ़ गए अपने आगे अब, ठीक। चलो नेक्स्ट आता है अपना कंप्लायंस ऑडिट। गोज विदाउट सेइंग कंप्लायंस ऑडिट क्या है, फटाफट बोले एकदम तेजी से। कंप्लायंस ऑडिट का काम क्या है? भेड़ बकरी की तरह नहीं, एक टोन में बोलो जरा फटाफट। क्या? हाँ बोलो, डर क्यों रहे, बोलो बोलो। ओके, थोड़ा कोई अपनी शुद्ध हिंदी की भाषा में बताएगा क्या? यस, कंप्लायंस ऑडिट मतलब इंडिपेंडेंटली चेक करना कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है या नहीं। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंप्लायंस ऑडिट का। अपन के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपन लोग क्या कंप्लाई करने जाएंगे, अपन क्या ऑडिट करने जाएंगे, क्या देखने जाएंगे कि भाई कंपनी लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रही है नहीं, ठीक है। अपन ये भी देखते हैं कि एथिकली वो काम हो रहा है या नहीं, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ऑल अबाउट एथिकल प्रैक्टिसेस भी है, वो आपने कंपनी में इनकॉर्पोरेट करी है या नहीं, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ऑल अबाउट एथिक्स, ठीक। हाँ, तो एथिक्स का मतलब भी क्या है, ठीक है। एथिक्स का मतलब भी एथिकल ग्राउंड्स जो है वो भी आपने कंपनी में इनकॉर्पोरेट किए हैं या नहीं। एथिकल ग्राउंड्स मतलब यू आर एक्चुअली कंसर्न्ड कि स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो जब अपन कंप्लायंस ऑडिट करने जाते हैं अपन दो एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। दो वर्ड्स ध्यान से सुनना, रेगुलेटरी एंड प्रोपराइटी, ठीक है। रेगुलेटरी एंड प्रोपराइटी, रेगुलेटरी एंड प्रोपराइटी दिख गए सबको, ठीक है। रेगुलेटरी एस्पेक्ट मतलब नोट्स मत खोलने लगा करो, सुन लो पहले। रेगुलेटरी एस्पेक्ट मतलब लॉस से कंप्लायंस हो रहा है नहीं। प्रोपराइटरी एस्पेक्ट मतलब एथिकल बैकग्राउंड, एथिकल प्रैक्टिसेस कंपनी में है या नहीं, ठीक है। सो कंप्लायंस ऑडिट के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो चेक करना कि लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रहे हो, दूसरा चेक करना कि एथिकली कंपनी प्रैक्टिस कर रही है या नहीं, एथिकल प्रैक्टिसेस कंपनी में है या नहीं, ठीक है। सो रेगुलेटरी एंड प्रोपराइटी, रेगुलेटरी एंड प्रोपराइटी एंड, ठीक है। दो एस्पेक्ट्स हैं, पहला रेगुलेटरी, दूसरा इज प्रॉपराइटी। व्हाट इज रेगुलेटरी? लॉस से कंप्लाई कर रहे हैं नहीं। प्रॉपराइटी एथिकल प्रैक्टिसेस कंपनी में है या नहीं। आ गई क्या बात समझ में? आ गई सबकी बात समझ में? कंप्लायंस ऑडिट में आप लोगों को इतना ही याद रखना है, प्लीज यहाँ पे लिख लो रेगुलेटरी एंड प्रॉपराइटी। एथिकल प्रैक्टिसेस कंपनी में है या नहीं? यस, ये रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करना अलग बात है, हम एथिकली वो काम कर रहे हैं या नहीं वो अलग बात है। कई बार आप सिर्फ कंप्लाई करने के लिए कर रहे होते हो, कई बार आप इसलिए कर रहे होते हो कि एक्चुअली कंपनी का बेनिफिट हो, शेयर होल्डर्स का बेनिफिट हो और लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ठीक है, इनका इंटरेस्ट बना रहे। एंड कई बार आप उनको सिर्फ उल्लू बनाने के लिए कर रहे होते हो। सो आप उल्लू बनाने के लिए कर रहे हो तो डेफिनेटली एथिकली प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। एंड उल्लू बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट में कर रहे हैं तो एथिकल प्रैक्टिस है कंपनी में। जैसे कि सत्यम स्कैम, कौन सी एथिकल प्रैक्टिस थी सत्यम स्कैम में? हाँ, आज अपन एनीवेज डिस्कस करने वाले हैं पूरा सत्यम स्कैम, 15-20 मिनट मस्त सत्यम स्कैम डिस्कस करेंगे आज, ठीक। आरसीडी में आप लोग नहीं हो ना? हाँ, मस्त सत्यम स्कैम डिस्कस करेंगे आज अपन 15-20 मिनट, ठीक है। हुआ है भाई तुम लोगों के साथ भी क्या ऐसे या देख रहे, ठीक है, ठीक है। तो सत्यम स्कैम में कोई एथिकल प्रैक्टिस नहीं थी। एथिकल प्रैक्टिस के हिसाब से तो ऑडिटर्स को वहां पे रिपोर्ट कर देना चाहिए था कि इतनी बड़े घोटाले हो रहे हैं, है ना। वो एथिकल प्रैक्टिस थी क्या कोई, है ना। वहां पे भी यही हुआ था कि ऑडिटर्स को इतना डबल ट्रिपल पैसा दिया कि उन्होंने बताना जरूरी नहीं समझा। सो दैट इज नॉट एनी काइंड ऑफ एथिकल प्रैक्टिस। हो गया क्या? ठीक है, दो वर्ड्स पढ़ लिए, क्या था? रेगुलेटरी एंड प्रॉपराइटी। उससे पहले 3 वर्ड्स पढ़े, वो क्या थे? अपेरेंट, एडिकेट एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। प्लीज जब तक घर नहीं पहुंचा तब तक अपने दिमाग में बड़बड़ाते रहना, ठीक है। वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्या है अपना? लास्ट ही बचा है, बस लास्ट टॉपिक बचा है, कंप्लायंस रिस्क रिव्यू एंड अपडेशन। कंप्लायंस रिस्क क्या है? अब तो दिमाग पक चुका अपना कंप्लायंस रिस्क सुन सुन के, है ना। 25 बार पेपर में किसी ने कंप्लायंस रिस्क गलत लिखी अगर,
ठीक है, अभी तक अपन को जेन्युइनली रट गई है, फर्स्ट डे से लेकर चौथा दिन है आज, कम से कम 25 बार अपन बोल चुके हैं कि कितने टाइप की कंप्लायंस रिस्क है। एक बार, क्योंकि अपना चैप्टर आज खत्म हो रहा है, इसके बाद वापस नहीं बोलना है, वापस बोल दो एक बार, कितने टाइप के रिस्क है? बहुत सारे टाइप के। एग्जाम्पल्स, इम्प्रिजनमेंट, पेनल्टी, फाइन्स, सेजेशन ऑफ बिजनेस, सेम चीज हो गई, और रेपुटेशन, रेपुटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, रेपुटेशन। ठीक है, तो आप बस कितना ही प्रॉफिट हो, रेपुटेशन नहीं हो, घंटा तुम्हारे कंपनी में कोई इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, आज के ज़माने में तो एकदम नहीं करेगा। ठीक है, आगे की बात समझ में। नाउ आज हमने कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाया, आज हमने रिस्क आइडेंटिफाई करी, अब 25 साल तक कंपनी यही रिस्क फेस करती रहेगी क्या? हाँ, लॉज अपडेट होंगे तो नई रिस्क आ जाएंगी। ठीक है, अब जैसे लॉ अपडेट हो गया, पहले प्राइवेट कंपनीज के लिए सेक्रेटरियल ऑडिट कंपलसरी नहीं था। ठीक है, अभी हर कंपनी जिसकी बोरोइंग्स वगैरह 100 करोड़ लगे उनको लिए कंपलसरी है। सो इफ एट ऑल आप ये सब चीज़ नहीं देखोगे तो आपको रिस्क फेस करनी पड़ेगी, हालांकि आप पहले नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे जैसे लॉज अपडेट होते हैं या और कुछ नए रेगुलेशंस आते हैं, रिस्क भी उतनी बढ़ती जाएंगी या कम भी हो सकती हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मंथली बेसिस पर तो छोड़ो, रेगुलरली आपको देखना जरूरी है कि कंप्लायंस रिस्क का स्टेटस क्या है। ठीक है, कौन सी रिस्क अभी नई कंपनी के लिए आ गई है एंड ये रिस्क जो आपके पास है उनको एड्रेस कंपनी प्रॉपरली कर रही है या नहीं। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं बोला हमने, ठीक है, हमने बोला कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है टॉपिक? कंप्लायंस रिस्क रिव्यू एंड अपडेशन। ठीक है, रिस्क जो अपन फेस करती है कंपनी, उनको रिव्यू करना जरूरी है एंड अपडेट करते रहना जरूरी है। कैसे करोगे अपडेट? कैसे करोगे अपडेट? अपडेट कैसे करोगे? हाँ, यस, एक प्लान बनाओगे। ठीक है, एक प्रॉपर प्लान बनाओगे कि आपको कितने दिन में देखते रहना है कि कंपनी रिस्क फेस कर रही है एंड वो रिस्क प्रॉपरली एड्रेस हो रही है नहीं। ठीक है, जब तक प्लान नहीं बनाओगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ऑलवेज से, जब तक प्लान नहीं बनाओगे तब तक सीएस नहीं निकलता। ठीक है, नहीं निकलता। फर्स्ट डे से बोल रहे हैं भाई, जब तक प्लान नहीं बनाओगे तब तक नहीं निकलता। ठीक, तो वैसे ही हर चीज के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना जरूरी है। ठीक है, अपन को प्रेजेंटेशन देने जाते तब भी अपन सोच के जाते कि क्या बोलना है। ठीक है, सिमिलरली ये देखने के लिए कि कंपनी कंटिन्यूसली रिस्क से कंप्लाई कर रही है एंड इफ एट ऑल कोई नई रिस्क आई है तो वो प्रॉपरली एड्रेस हो रही है नहीं, वी हैव टू मेक अ प्लान कि ये रिस्क कैसे एड्रेस होने वाली है। ठीक है, अब वो प्लान में इंक्लूड क्या होना चाहिए देख लो। अगेन सेम चीजें, सबसे पहले कंप्लायंस रिस्क के कुछ लेवल पढ़े थे अपन लोगों ने, हाई लेवल, मॉडरेट लेवल, लो लेवल। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए देखना? हाई लेवल रिस्क। ठीक है, तो जब अपन कंप्लायंस रिस्क को देख रहे हैं, एड्रेस करना चाह रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन लोग? जो हाई लेवल की रिस्क थी, जो क्रिटिकल रिस्क थी, सबसे पहले उनको एड्रेस करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, रिस्क मिटिगेशन के लिए एक्चुअली आप कौन सी टेक्निक्स अभी कंपनी में अप्लाई किए हो। ठीक है, सबसे पहले चीज तो अपन ये देखेंगे कौन सी रिस्क है, दूसरी आपने कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करी है। आगे क्या बात समझ में? पॉइंट नंबर 3, कौन से ट्रांजैक्शन से वो रिस्क एसोसिएटेड है। कल जैसे कि अपन लोगों ने समझा था, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है तो आईटी डिपार्टमेंट को उससे कोई लेना देना है क्या? नहीं। कौन से डिपार्टमेंट को लेना देना है? सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई करी है, इसका किस डिपार्टमेंट से लेना देना है। ठीक, चौथा, कंप्लायंस विद लॉज, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स इंक्लूडेड इन द चार्ट। नेक्स्ट, कंप्लायंस चार्ट अपन ने बनाया था, ठीक है, उसमें लॉज आइडेंटिफाई करे थे। तो नेक्स्ट चीज अपन क्या देखेंगे कि ये लॉज से कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। ठीक, लास्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप लोगों ने पहले रिस्क आइडेंटिफाई करी थी, उसको हटाने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई थी, वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं, ये प्लान बनाओगे आप एंड ये सब देखोगे। समझ में आई क्या बात? ठीक है, बहुत ईजी सी चीज़ है जो अपन लोग समझते आ रहे हैं, बस वही है, 2-3 बार रीड करना है, वो याद हो जाएगा। ठीक है, रटने का कोई काम नहीं है, रटना अपन को नेक्स्ट वाले पॉइंट में। यहाँ तक समझ में आया? किसके बारे में बात करिए भाई अपन लोगों ने? रिस्क प्लान। ठीक है, कि प्लान में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? सबसे पहला ध्यान तो अपना जाना चाहिए जो हाई लेवल की रिस्क है वो। ठीक है, कंपनी ने रिस्क हटाने के लिए कौन से टेक्निक्स यूज करे हैं वो। देन ये रिस्क कौन से डिपार्टमेंट को एड्रेस कर रहा वो। देन फ्रेमवर्क जो आपने बनाया था, क्या वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, एंड लॉज एंड रेगुलेशन से आप कंप्लाई कर रहे हो या नहीं। अब 3-3.5 दिन में अपन ने जितनी बात सुनी है उनसे कुछ अलग पॉइंट था क्या यहाँ पे? नहीं। ठीक है, सो रीड करना है चैप्टर, जब रीड कर लोगे पूरा, अगेन ये टॉपिक एकदम एंड में उठाना। ठीक है, हो गया है क्लियर? क्या पढ़ा अपन लोगों ने यहाँ पे? प्लान। लिखो वहां पे प्लान।
वो 5 पॉइंट्स के बगल में लिखो प्लान, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ते टाइम पे अपन को नहीं याद रहेगा कि वहाँ पे प्लान की बात हो रही थी, ठीक है। नीचे प्लान की बात नहीं हो रही, नीचे मेथडोलॉजीज की बात हो रही है, नीचे बात हो रही है मेथड्स की। ऊपर बात हुई कंप्लायंस रिस्क एड्रेस करने के लिए कौन सा प्लान होना चाहिए, ठीक है। अब देखने के लिए कि कंपनी में क्या क्या रिस्क है, ये प्रॉपरली एड्रेस हो रही है नहीं, अपन डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब वो मेथड्स क्या है एक एक करके समझते हैं। रिस्क असेसमेंट, ठीक है, रिस्क असेसमेंट। अब इसमें क्या होता, प्रैक्टिकली सुनो। अपन लोग एज अ कंपनी सेक्रेटरी गए, अब अपन लोग ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपनी का काम धंधा कैसा चल रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछेंगे तो सही से बताएंगे क्या? नहीं। ऑडिटर से पूछेंगे तो सही से बताएंगे क्या? नहीं। सबसे अच्छा काम होता है एम्प्लॉइज को जाके पूछो। क्यों? सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड यही रहते हैं, एकदम बराबर बिंदास बताएंगे, ठीक है, और एडिशनल बता देंगे कि क्या खराब है, ठीक है। तब एम्प्लॉइज से कैसे पूछे? 100 200 एम्प्लॉइज एक एक एम्प्लॉइज से पूछ सकते क्या? नहीं। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे अपन? एम्प्लॉइज से भी अगर अपन को कोई जानकारी लेनी तो क्या करेंगे? अपने सीक्रेट एजेंट तो अपन एम्प्लॉइज के पास भी नहीं बिठा सकते, है ना। क्या करेंगे? सर्वेस, क्वेश्चनएयर का नाम सुना है? हाँ, जो ये लोग रोड पे भी खड़े होकर कई बार क्वेश्चनएयर बांटते रहते हैं, यस नो, गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके लिए फायदेमंद है, हाँ ना, हर इंसान ना करता है, ठीक है। सो वैसे ही क्वेश्चनएयर एक सीएस या ऑडिटर जो भी जाता है हमेशा एम्प्लॉइज के पास देता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक्चुअली कंप्लायंस का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी एंड सबसे प्यारा तरीका है एम्प्लॉइज से पूछो, ठीक है। बराबर फ्रस्ट्रेशन भड़ करके सारी सच्चाई वहां पता चल जानी है, ठीक है। तो अपन जाएंगे सबसे पहले सर्वे पेपर या जो भी अपन को एम्प्लॉइज को सबमिट करेंगे, ठीक है। अब एम्प्लॉइज का जो रिस्पॉन्स आएगा उससे अपन देखेंगे कि कंपनी का अभी पोजीशन क्या है एंड एक्चुअली इसकी पोजीशन होनी क्या चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही? कंपनीज के जो एम्प्लॉइज थे इनसे पूछताछ करी अपन ने, उससे अपन को समझ में आया कि कंपनी का स्टेटस अभी क्या है एंड अपन को पता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इसके बीच में डिफरेंस ज्यादा है, ये कंपनी का स्टेटस है अभी और ये होना चाहिए, अगर डिस्टेंस इतना ज्यादा है तो मतलब कंपनी में रिस्क है, रिस्क ज्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको होना कहाँ चाहिए, यहाँ, आप हो कहाँ पे, यहाँ, तो रिस्क ज्यादा है। अगर ये दोनों चीजें यहाँ पे आती है तो रिस्क असेस हो गई, ठीक है। रिस्क क्या है? कम। अगर दोनों चीजें बराबर पे आ रही, जैसा होना चाहिए एंड जैसा है, अगर वो दोनों चीजें सेम है तो ऑब्वियसली कंपनी में रिस्क कम है। आई बात समझ में? सबसे पहली मेथोडोलॉजी क्या है? रिस्क असेसमेंट। उसमें क्या करते हैं हम लोग, जाके एम्प्लॉइज से पूछताछ करेंगे, सर्वे लेंगे, ठीक है, क्वेश्चनएयर्स देंगे उनको और उनके रिस्पॉन्सेस से एनालाइज करेंगे कि कंपनी की अभी की पोजीशन क्या है, ठीक है, एंड इसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए थी। अब इफ एट ऑल इसमें डिफरेंस ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है, डिफरेंस कम है तो रिस्क कम है, ठीक है। इजी मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट, प्रोग्राम डिजाइन एंड अपडेट, ठीक है। दूसरी चीज आप जाके देखोगे कि ये जो प्रोग्राम बनाया है, कंप्लायंस प्रोग्राम, ये कैसे बनाया है। कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपने प्रोग्राम को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया है तो क्या ये इंप्लीमेंट हुआ होगा प्रॉपरली? अगेन बार बार अपन लोगों ने उस दिन पॉलिसी में भी समझा था कि कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अपन दूसरी चीज देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम बना है ये कितने अच्छे से कम्युनिकेट हो रहा है एंड कितनी जल्दी इसमें आपने अपडेट्स किए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एटलीस्ट हर साल तो आपने अपडेट करना चाहिए, ठीक है। हर साल कोई ना कोई अमेंडमेंट्स आते हैं, तो आपने कितनी फ्रीक्वेंटली इसको अपडेट किया है। अगर आपने फ्रीक्वेंटली अपडेट किया है तो रिस्क कम है, फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं किया है तो रिस्क ज्यादा है। कम्युनिकेशन अच्छा है तो रिस्क कम है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो रिस्क ज्यादा है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आपने इनिशियली जब फ्रेमवर्क बनाया आपने लॉज आइडेंटिफाई करे, ठीक है, लॉज से रिलेटेड क्या रिस्क है वो आइडेंटिफाई किया एंड पॉलिसीज बनाई। तो अब ये पॉलिसीज तुम्हारी कितनी इफेक्टिव हैं, प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है नहीं वो, ठीक है। प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही तो अगेन रिस्क कम है, प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रही तो रिस्क ज्यादा है, ठीक है। कम्युनिकेशन पढ़ लिया अपन लोगों ने। कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। पहली बात, पॉलिसी बना रहे तो वो कम्युनिकेट होना जरूरी है एंड ये पॉलिसीज से आपका मतलब क्या है उसके लिए उनको ट्रेन करना जरूरी है। तो जितना ट्रेंड स्टाफ होगा उतनी रिस्क कम, जितना ज्यादा गंवार स्टाफ होगा उतनी रिस्क ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट, मॉनिटरिंग, ठीक है। कंटिन्यूअसली अपन ने चौथे स्टेप पे एम्फसाइज किया क्या? मॉनिटरिंग। जब तक मॉनिटर नहीं करोगे तब तक आपकी रिस्क घंटा कभी भी एड्रेस होंगी,
ठीक है। सो 5 मेथड है रिस्क असेस करने के। पहला रिस्क असेसमेंट, दूसरा प्रोग्राम्स अपडेट, ठीक है, कंप्लायंस प्रोग्राम का क्या स्टेटस एंड अपडेट, तीसरा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, चौथा ये सब कितने अच्छे से कम्युनिकेट हुआ है, प्लस आपने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन किया है या नहीं, एंड लास्ट सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, अपने आप को असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकली भी समझो, हम आपको कितना भी बता लें कि भाई आरसीडी में फेल होने वाले हो, नहीं समझोगे, राइट। जब तक खुद कोई एनालाइज नहीं करेगा तब तक आप नहीं समझेगा कि आपकी पोजीशन क्या है। तो सेल्फ असेसमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप कि आरसीडी के ताने कुछ लोगों के ऊपर काम कर जाए। ठीक है, हो गया। ठीक है, इसके साथ अच्छा किसी को डाउट है यहाँ तक? कुछ भी डाउट है? ठीक है, आज का होमवर्क क्या है अपना, ये 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं सबको, ये 5 पॉइंट्स अपन लोगों ने नोटबुक में 2 बार लिख के लाना है। ठीक है, अभी 1 मिनट रुक जाओ सब लोग, नोट्स बंद कर दो, 1 मिनट नोटबुक खोल लो। क्या ऊपर वाले नीचे वाले? ठीक है, ऊपर वाले रटने के काम ही नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। ठीक, चैप्टर जब अच्छे से रीड करोगे तो हो जाएगा। नोटबुक खोल ली सबने, नोट्स बंद कर दो फटाफट तेजी से। हो गया? नोट्स बंद हो गया। फटाफट मेथड्स लिखो जिससे रिस्क असेस हो सकती है, जितना जिसको याद है बराबर लिखो फटाफट एकदम। हाँ, सिर्फ हेडिंग लिखनी है, 5 पॉइंट्स है, फटाफट लिखो एकदम। यहीं के याद करेंगे, यहीं के खत्म करेंगे। हो गया सबका हो गया। क्या पढ़ा ये अपन लोगों ने अभी? मेथड्स। ठीक है, मेथड्स। इसके ऊपर क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? प्लान। वहां पे प्लीज बगल में लिख लेना कि नीचे वाले मेथड्स हैं एंड ऊपर वाला प्लान है। ठीक है, ताकि आप जब पढ़ रहे हो तो आपको याद रहे कि ऊपर वाले 5 पॉइंट रिस्क मॉनिटरिंग के प्लान है एंड नीचे वाले मेथड्स हैं। हो गया सबका लिख के? फटाफट एक बार वापस बोलने अपन लोग। पहला पॉइंट रिस्क असेसमेंट, एक टोन में एक साथ। ठीक है, चलो पहला पॉइंट रिस्क असेसमेंट। दूसरा प्रोग्राम अपडेट एंड डिजाइन। क्या मतलब है प्रोग्राम अपडेट एंड डिजाइन का? कि प्रोग्राम कितनी प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक, तीसरा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, चौथा कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग, पांचवा सेल्फ असेसमेंट। अगेन आप देखो तो सब चीजें एक के बाद आपस में लिंक है। सबसे पहले असेसमेंट, दूसरा जो प्रोग्राम बनाया है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा नहीं, उसके अंदर की जो पॉलिसीज है वो इंप्लीमेंट हो रही है नहीं, अब ये पॉलिसीज कम्युनिकेट हो रही है नहीं, कम्युनिकेट होने का कोई फायदा नहीं अगर आपने ट्रेन नहीं किया है। एंड देन ऑब्वियसली लास्ट इज योर मॉनिटरिंग। ऑब्वियसली हमेशा एंड में अपना मॉनिटरिंग आता है कि ये सब प्रॉपरली आपने इनकॉर्पोरेट होते हुए देखा है या नहीं। आगे बात समझ में हो गई? 5 पॉइंट सबको याद? ठीक है, अब कल एक बार 2 बार नोटबुक में हेडिंग्स लिख लेना। हेडिंग्स के साथ अगर एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट हेडिंग्स तो प्लीज लिख के लाना। ठीक है, ताकि वो वहीं के वहीं रट के खत्म हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी कोई टॉपिक बचता है अपना? हो गया सब कंप्लीट? ठीक है, किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, वाइंड अप करें। ठीक, एक बार स्टार्टिंग से सारे वो 5 पॉइंट्स याद करा दो, देन वील मूव ऑन टू लेसन राउंड अप। कौन से 5 पॉइंट्स की बात हो रही? कंपनी सेक्रेटरी वो जो फ्रेमवर्क बनाता है तो वो क्या डिब्बे में क्या क्या कैसे इनकॉर्पोरेट होता, लास्ट बस अपन उससे वाइंड अप करते हैं एंड देन लेसन राउंड अप करके अपना पहला चैप्टर खत्म। ठीक है, अपन ने बात क्या करी थी डिब्बे की, कि डिब्बे को क्या बोलते हैं अपन? कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी डिब्बे को अगर चार्ट फॉर्म में डाल दे तो कंप्लायंस चार्ट। अब कंप्लायंस चार्ट के लिए 2 चीजें पड़ी थी, एक तो कंप्लायंस चार्ट बनाने के लिए क्या एक्टिविटीज पता होना चाहिए एंड कंप्लायंस चार्ट के कंटेंट्स क्या होने चाहिए। दोनों ही बातें सेम थी मोटा मोटी, तो है ना, 5 स्टेप्स ही थे। इसके बाद क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? अगर ये कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम वेल डिजाइंड है, प्रॉपरली बना है, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? क्या थे बेनिफिट्स? रटना आ गया तो डायरेक्ट पास। आर फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ए फॉर कंप्लायंस ऑडिट, टी फॉर ट्रेनिंग, डी फॉर डैशबोर्ड, पी फॉर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, यहां तक याद हो गया सबको? नाउ कंप्लायंस फ्रेमवर्क या कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए स्टेप नंबर 1
आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉस, दूसरा रिस्क असेसमेंट, तीसरा मिटिगेशन, चौथा मॉनिटरिंग, लास्ट रिपोर्टिंग। ठीक है, एक बार अगर अपन इस चैप्टर को ओवरव्यू देखें तो ये 5 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही अपन लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा है। ठीक, मेमोरी टेक्निक एक ही याद करी है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकंड चैप्टर के लिए आई गेस अपन को कोई भी मेमोरी टेक्निक नहीं लगेगी, सिर्फ अपने कंपनी लॉ के बेसिक्स वापस रिवाइज होने वाले हैं पूरे। ठीक है, बाकी जो चैप्टर अपन ने यहाँ पढ़ा पूरा चैप्टर जैसे कि तैसा उठा के उन्होंने अगेन सेकंड चैप्टर में दे दिया, फिर उन्होंने कंटिन्यू किया है। तो अपन को 15 मिनट लगेंगे वो शुरू का कवर करने के लिए, देन अपन कंप्लायंसेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 1। तो इसके साथ क्या हम अज्यूम कर लें कि किसी को कोई डाउट नहीं है, हमने बहुत अच्छा पढ़ाया कि सबको सब कुछ याद हो गया है? हाँ, अज्यूम कर सकते हैं हम ये। ठीक है, सो ट्यूसडे को आपका है चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट। चैप्टर नंबर 1 ट्यूसडे विच इज 21। दिख रहा सबको? दिख रहा? और बड़ा कर दें हम। चैप्टर नंबर 1 ट्यूसडे 21 जनवरी। ठीक 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 है, हाँ लो, खुश? समझ में आ गई? भाई कौन है अभी बता दो जो टेस्ट नहीं देने वाला है? एंड डीडी प्लीज ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप अपने मन घड़ित कहानियां बना के लिख दो। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे बार बार 1-1 मिनट दे के लिखवाने का, रटवाने का, होमवर्क देने का पर्पस यही है कि आपके टिप्स पे हो पूरा सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो अंदर की बातें हैं वो सब अपन लिख सकते हैं अपने अपनी मनगढ़ंत, उतनी भी मनगढ़ंत नहीं लिखनी, लेकिन हेडिंग्स, ठीक है, एंड टेक्निकल वर्ड्स अच्छे से याद होने चाहिए। एंड मेक श्योर कि आप एग्जामिनर को दिखा के आओ कि मेरे को आता है। ठीक, अब वो एग्जामिनर अभी के लिए हम होने वाले हैं, सो मेक श्योर कि आपको आता है। क्लियर है? ठीक है, अपन आ जाते हैं अभी लेसन राउंड अप पे, फटाफट रिवाइज हो जाएगा, कौन कितना पानी में वो भी समझ में आ जाएगा। हाँ चलिए, रेडी? नोट्स बंद कर लो, सबका ध्यान एनीवेज यहीं पे होना है। नोट्स बंद कर लो सब लोग फटाफट। ठीक है, कितने क्वेश्चन हैं? 6। पहला, corporate compliance management involves a full process of research, analysis as well as investigation and evaluation. Comment. क्या लिखोगे यहाँ पे? डिफरेंट व्यूज होंगे, बोलो कौन क्या लिखेगा? अच्छा, एक आंसर आया रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। और किसको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होगा? लगाओ दिमाग थोड़ा। ओके, और सबको 5 पॉइंट्स लग रहा? वेरी रॉन्ग। उसमें लिखा है कॉर्पोरेट कंप्लायंस सिस्टम इन्वॉल्व्स अ फुल प्रोसेस ऑफ रिसर्च, एनालिसिस एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन। जब नोट्स उठाओगे तो पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में सबसे सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन है ये। ठीक है, तो आपको डिफाइन क्या करना? कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कंप्लायंस मैनेज, हमने क्या नोट्स उठा के बोला भी किसी को उठाने? ठीक है, क्या डिफाइन करना है अपन को वहां पे? कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो शुरू के 2-3 लाइंस आपके कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम पे होने चाहिए कि कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, देन कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, तब आप वो 5 पॉइंट्स लिख सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर 5 पॉइंट पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, वो 5 पॉइंट्स आप इतने छोटे छोटे करके लिखोगे। फोकस आपका होना चाहिए एक्सप्लेन करने पे कि कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यहाँ पे अपन को क्या करना है? कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइन करना है। रीड किया सबने क्वेश्चन अच्छे से? समझ में आई बात क्या करना था? ठीक है, तरीका समझ में आ रहा? अगर आप वहाँ 5 पॉइंट्स भी लिखोगे वेल एंड गुड, लेकिन जब कंफ्यूजन है कि कंप्लायंस सिस्टम लिखना कि 5 पॉइंट्स लिखने, तो दोनों चीजें लिख दो। ठीक ठीक, चलो नेक्स्ट पढ़ो फटाफट। ये ग्रुप डिस्कशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, इधर आप इंडिविजुअल वो है प्रेजेंटेशन है। फटाफट रीड करो, फटाफट बताओ।
और किसी को और कुछ लग रहा? ओके यहाँ पे रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या है? और जो लास्ट में अपन ने पढ़ा कि जो अपन ने पहले भी पढ़ा है, यस, कंप्लायंस चार्ट। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या है? एज अ कंप्लायंस मैनेजर। एंड देन उसका दूसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या है? कंप्लायंस चार्ट बनाना। ठीक है, सो अगेन घूम फिर के मोटा मोटे अपन वो 5 पॉइंट्स पे आएंगे, लेकिन शुरू कहाँ से करना वो प्लीज समझो। ठीक है, सीधे 5 पॉइंट से शुरू मत कर देना कि बस आता है तो उल्टी करके आनी है पेपर में। अब आप एनालाइज कर लो कि आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? वैसा कुछ किया मुश्किल से इन्विजिलेटर आपको 1.5 नंबर देगा अगर हमारे जैसा हुआ तो। आपको पता ही है कि हम चेक किस तरीके से करते हैं, मतलब अगर आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा है तब 3.5 मार्क्स मिलेंगे 5 में से, अदरवाइज 2.5 मार्क्स से ऊपर हमने आज तक किसी को नहीं दिए हैं। ठीक है, 35 में से 20 हाईएस्ट गए थे शायद अपनी क्लास में। ठीक है, एंड वो 20 सच में बंदी ने आंसर अच्छे लगे थे इसलिए उसको 20 मिले, अदरवाइज 20 2 नंबर ये हाईएस्ट वाले किसी को मिलते ही नहीं है जब हम चेक करते पेपर। ठीक है, एंड हमारे जैसे कोई सटकी बुद्धि वाला वहाँ बैठ गया जिसको पैसे से मतलब नहीं है, पेपर से मतलब है, तो आप लोग गए। ठीक है, सो प्लीज एनालाइज क्वेश्चन प्रॉपरली एंड एग्जाम टाइम पे हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप एनालाइज करोगे, इसलिए अपने दिमाग को ट्रेन करते हुए चलो। ठीक है, चलो तीसरा, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अंडर वेरियस लॉज एप्लीकेबल टू द कंपनी शुड बी प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन विद रिस्पेक्टिव फंक्शनल हेड्स। प्लीज सही बता दो। है गधो? हाँ, और क्या लग रहा है किसी को? कंप्लायंस रिपोर्टिंग। वेरी नाइस। और मतलब ये 6 क्वेश्चन में से हमें सिर्फ एक क्वेश्चन में आप लोगों से एक्सपेक्टेशन थी कि ये क्वेश्चन तो बैंग ऑन सब लोग सही बताओगे। पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन, अभी एग्जाम नहीं दे रहे, ध्यान से पढ़ो। क्या पूछना चाह रहा आपसे, क्या बात कर रहा वो? सबको कंप्लायंस रिपोर्टिंग लग रहा? ओ, मॉनिटरिंग भी आ गया। हो गया सबका? लग गई बुद्धि? इतनी बुद्धि लगानी थी बस। अभी भी नहीं आ रहा? मतलब किसी को अभी भी क्लिक भी नहीं हो रहा दिमाग में? कौन सा सेकंड पॉइंट? गधो, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अंडर वेरियस लॉज एप्लीकेबल। ठीक है, बात किसकी हो रही? लॉज की। टू द कंपनी शुड बी प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन विद रिस्पेक्टिव फंक्शनल हेड्स। 25 बार ये चीज किस चीज में पढ़ी? रिपोर्टिंग में क्या अपन लोगों ने लॉज पढ़ा था? अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई उनसे इंफॉर्मेशन लेनी, लॉज पता करने के लिए फंक्शनल हेड से हेल्प ले रहे थे। कौन सा स्टेप था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। अरे भाई, रिपोर्टिंग आया कैसे दिमाग में? रिपोर्टिंग का पहला स्टेप वाज इंफॉर्मेशन लेना। लॉस कहां से आया? लॉस की बात हो रही विद रिस्पेक्टिव फंक्शनल हेड्स। कहां पढ़ा था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। भाई साहब, पूरा कोका कोला क्राइसिस समझा दिया हम लोगों ने सिर्फ ये एक चीज समझने के लिए, एंड कोई ये आंसर क्रैक नहीं कर पाया। इससे अच्छा तो हमें पेपर में देने चाहिए थे ये क्वेश्चन, लग जाते तुम लोग को सॉल्व ही नहीं कर पाते। ये सॉल्व नहीं कर पा रहे ना तो पेपर डेफिनेटली सॉल्व नहीं कर पाओगे। हम बहुत सीरियसली बोल रहे हैं, अगर ये सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हमारा स्टैंडर्ड आएगा, सबको पता है अभी तक, तो पेपर तो डेफिनेटली सॉल्व नहीं कर पाओगे। कितना इतना सा दिमाग लगाया। अच्छा, क्या हड़बड़ी क्या थी आंसर देने की? फट्टे से आंसर आया मैम, कंप्लायंस रिपोर्टिंग। देखा, सी पूरे 4 लेक्चर क्या समझाने में निकल गए कि बेटा 2 लाइन जो आपको पता है वो मत देखा करो, पूरा सेंटेंस प्लीज पढ़ो। सबने से फंक्शनल हेड देखा वहां पे, ऊपर लॉस। और क्या बोल रहे हैं? कंप्लायंस रिपोर्टिंग का मैम पहला स्टेप। कंप्लायंस रिपोर्टिंग में कौन सा लॉस की इंफॉर्मेशन लेते हो तुम लोग? कंप्लायंस रिपोर्टिंग में अपन सिर्फ यूनिट से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या हुआ है, क्या कंप्लायंसेस हुए हैं। लॉस की इंफॉर्मेशन कहां लेते थे?
सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। वो पूरा डिब्बा समझाना है, इतना बड़ा जो बकवास पड़ी थी अपन लोगों ने, कोका कोला क्राइसिस समझा के नहीं आना है वहां पे। वेरी डिसअपॉइंटिंग। The risk monitoring plan must include critical and high compliance risk and should focus on inherent and manage risk levels. अब बताओ, दोनों हो सकता है इसका, रिस्क असेसमेंट भी हो सकता है एंड रिस्क मॉनिटरिंग भी हो सकता है। एप्ट आंसर होगा रिस्क असेसमेंट, क्योंकि लेवल्स ऑफ रिस्क की बात हो रही है। अगर आप मॉनिटरिंग लिखोगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड आप वहां पे लेवल्स ऑफ रिस्क की बात करो, ठीक है। चलो कुछ तो क्रैक किया। नेक्स्ट हड़ू, ठीक है, किसी को जल्दी जल्दी नहीं, आराम से एकदम प्लीज, फटाफट, आराम से, प्यार से। The material compliance incidents are the events having effect on the company's integrity, damaging company reputation. Okay. इसका कोई एक आंसर नहीं, अपने आराम से एनालाइज करो क्या क्या हो सकता। व्हाट इफ ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता तो आप क्या क्या लिख सकते हैं इस आंसर में। क्या लिख सकते हैं इसमें, कोई इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं है, आपको बुद्धि लगानी कि इसमें आप क्या लिख सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ, ओके, एंड यस, कंप्लायंस वाली रिस्क कौन कौन सी है स्पेसिफिकली अपन यहाँ पे वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब वो रिस्क को एड्रेस करने के लिए अपन सिस्टम बनाते हैं, फिर उसकी क्या एडवांटेज है, ऑब्वियसली वो अपन आगे सब झाड़ सकते हैं, लेकिन स्पेशली अपन को यहाँ पे वो रिस्क लिखनी है, ठीक है, कि कौन कौन सी कंप्लायंस रिस्क कंपनी फेस करती है, ठीक है। आ गई क्या बात समझ में? हाँ, इसलिए वहाँ पे लिखना है, यस, ठीक है। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसको एनालाइज करने का, आप रिस्क लिख दो, उसके बाद या तो आप ये लिख दो कि ये रिस्क एड्रेस कैसे होती है, कि वो सिस्टम प्रॉपर्ली अगर फ्रेम्ड है तो उसकी ये बेनिफिट्स है, ठीक है, या रिस्क एड्रेस कैसे होती है बाय रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स। सो यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स, ठीक है। इसलिए आई वाज अगेन एंड अगेन सेइंग कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप आंसर कैसे लिखोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सब आते हैं और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा, तो इतने कॉन्फिडेंस से लिखो कि आप बंदे को कन्विंस कर लो कि हाँ आपका आंसर सही है, ठीक है, या दो पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, यस, यहाँ पे प्रोविजन पहली बात है ही नहीं, ठीक है। जो टॉपिक सबसे पहले आपको रेलेवेंट लग रहा है उसके बारे में लिखना शुरू करो, ठीक, फिर इससे रिलेटेड जो लग रहा है वो और लिख दो, टू बी ऑन अ सेफर साइड। उसका मतलब ये नहीं है दो पेज के आंसर लिखने हैं, अपन को अपना कन्फाइन करके ही लिखना है, मैक्सिमम 1 से 1.5 से ऊपर तो जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, अदरवाइज पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। सो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, सबसे पहले इनिशियली सेफ जोन क्या है कि रिस्क की बात हो रहा, तो कंप्लायंस रिस्क लिख दो। अब कंप्लायंस रिस्क को हटाने के लिए मिटिगेशन टेक्निक्स है, या अगर वो फ्रेमवर्क प्रॉपर्ली डिजाइंड है तो उसके बेनिफिट्स क्या है, तो दोनों चीजें आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। उतने कॉन्फिडेंस से लिखना कि आप उसको कन्विंस कर लो कि हाँ यही आंसर होगा, ठीक है। और ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, क्लियर। लास्ट, आई गेस ये तो क्रैक कर लो। क्या लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ, कंप्लायंस ऑडिट जैसा का तैसा, ठीक है, ठीक है। 2 वर्ड्स क्या पढ़े थे अपन ने कंप्लायंस ऑडिट में, रेगुलेटरी एंड प्रॉपराइटी। रेगुलेटरी मतलब लॉस से कंप्लाई करना, प्रॉपराइटी मतलब एथिकल ग्राउंड्स पे आपकी कंपनी चल रही है नहीं। समझ में आ गया सबको, ठीक है। आप कितना भी कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लो, जब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका दिमाग ट्रेन नहीं होगा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। सो ये सारे लेसन राउंड अप, इफ एट ऑल किसी को वापस रिवाइज करना है तो मॉड्यूल के पीछे, हर चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं।
अदरवाइज अपन क्लास में हर चैप्टर के बाद ही डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। एग्जाम में पार्ट 1 से तो स्पेसिफिकली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे टेढ़े, ठीक है। वो जितना घुमा सकते हैं आपको उतना घुमाएंगे। एंड क्रैक करने का एक ही तरीका है, पार्ट 1 की बात हो रही, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही, तो चैप्टर नंबर 1 या 2 होगा। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट है तो ऑब्वियसली वो चैप्टर है। ऐसे ऐसे करके एलिमिनेशन टेक्निक अपन को यूज करके तब आंसर का फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। आगे क्या बात समझ में? कल का होमवर्क क्या है अपना? मंडे का मेथड्स, ठीक है। मंडे को अपने शुरू करने वाले हैं कंप्लायंसेस चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 कंप्लायंसेस से शुरू करेंगे अपन। ऑलमोस्ट अपना रिवाइज ही हो जाएगा उस दिन पूरा। पहला वाला चैप्टर क्या है, देन वील मूव ऑन टू कितने टाइप के कंप्लायंसेस है, कंपनीज एक्ट, सेबी के अंदर, सबके अंदर क्या कंप्लायंसेस है। प्लीज ट्राई कि प्लीज मंडे वाला क्लास कोई भी मिस मत करना, ठीक है। ट्यूसडे को अपना टेस्ट चाहिए, फिर वेडनेसडे को अपन लोग वापस चैप्टर नंबर 2 रिज्यूम करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट चैप्टर नंबर 1 में? ट्यूसडे को टेस्ट है कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 1, ठीक। सेम बैच के टाइम पे टेस्ट होगा, 1 घंटा मिलता अपने, 1 घंटे में टेस्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर? वो हम डिसाइड करेंगे, अभी मार्क्स डाले नहीं हैं उसमें, ठीक है। अगर नोट्स प्रॉपरली आप रीड नहीं करोगे तो आप टेस्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस मोस्ट प्रॉबेबली नहीं पूछेंगे, ठीक है। क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच। इसके साथ अपन अपना पहला चैप्टर वाइंड अप कर रहे हैं। कूल, चलो।